हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे DSSB PRT पार्ट बी साइकोलॉजी का, जो हम ये एक सीरीज चला रहे हैं। सो इसमें अगेन 10 क्वेश्चंस प्लस 1 टॉपिक आपको इस वीडियो में मिलेगा। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि प्रेषणशील भाषा शिक्षण आप किसको कह सकते हैं हिंदी में, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम थोड़ी सी, ठीक है। और KVS PRT EVS को लेकर जिनको डाउट है, जो कमेंट करते हैं, भाई जल्दी ही मैं लाऊंगी इसकी अगली वीडियो, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है मुझे, और अभी थोड़ा सा मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज तरीके से कराऊं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि टॉपिक सर्च करने में, उसके प्रॉपर अच्छे नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसकी भी आपको जल्दी मिल जाएगी। वरना आप पेडागोजी के लिए KVS वाले इस DSSB PRT को फॉलो करें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। पेडागोजी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे KVS में। कोई डिफरेंट नहीं है पेडागोजी DSSB की और KVS की, ओके। पेडागोजी सेम रहती है, थ्योरेटिकल पार्ट सेम रहता है, बस DSSB में थोड़ा सा ज्यादा डीप में है, KVS में थोड़ा सा कम है। अगर आप DSSB का कर लेते हैं तो KVS इजिली आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बेंडुरा। सो ये है, बेंडुरा सजेस्ट दैट सेल्फ एफिकेसी अप्रेजल्स आर बेस्ड ऑन हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि बेंडुरा का सुझाव है कि आत्म प्रभावकारिता, मैंने आपको सेल्फ एफिकेसी के बारे में बताया होगा लास्ट वीडियो में, जब मैंने आपको बेंडुरा और ब्रूनर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। तो आत्म प्रभावकारिता मूल्यांकन सूचना के कितने स्रोतों पर आधारित है, ठीक है। तो कितने सूचना के कितने स्रोतों पर आधारित है ये आपको बताना है, यानी कि कितने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर सेल्फ एफिकेसी डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू ऑल। आई डोंट थिंक सो कि सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी। सो देखो, देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। 4 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इसको वो मत समझना कि मैडम ने बताया था अटेंशन रिटेंशन, वो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बेसिकली यह सेल्फ एफिकेसी के जो स्रोत हैं उनके बारे में बात हो रही है। टोटल 4 होते हैं, ठीक है। मेरा पेन थोड़ा सा खराब है तो प्लीज राइटिंग को थोड़ा सा माइंड मत करना। सबसे पहले आता है आपका मास्टरी एक्सपीरियंस, ठीक है। मास्टरी एक्सपीरियंस, मास्टरी को हम क्या कह सकते हैं? देखो, मास्टरी को हिंदी में बोलेंगे निपुणता कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रभुत्व, है ना। मास्टरी मतलब किसी चीज में आप निपुण हो जाते हैं, आपने बिल्कुल निपुणता हासिल कर ली है। अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा तो सीधे सीधे आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो इंक्रीज होगी। भाई अगर आप किसी टास्क को करते हैं, उसमें आपको जो है सपोज आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या होगी, सेल्फ एफिकेसी जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप उसमें हार जाते हैं, आप लॉस कर जाते हैं, उस चीज को लूज कर जाते हैं, ठीक है, आपकी हार होती है, या फिर आप सक्सेड नहीं होते, आप फेल हो जाते हैं उस चीज में, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी यानी कि आत्म प्रभावकारिता, जो अपने बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में जो आपकी सोच है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये अपने आप में सबसे पावरफुल सोर्स ऑफ वो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, कि आपकी सक्सेस या आपकी फेलियर जो होती है वो सबसे पावरफुल इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में होता है सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने या घटाने के लिए। पहला सोर्स तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ अराउजल, ठीक है, लेवल ऑफ अराउजल। अब ये क्या है भाई, इसको हम फिजियोलॉजिकल अराउजल भी बोल सकते हैं। आप किसी टास्क के को रिलेटेड आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप बहुत एक्साइटेड हैं तो आप उसको अच्छे से करेंगे। अगर आपको टास्क अच्छा नहीं लग रहा, आपका लेवल ऑफ अराउजल जो है वो बहुत कम है, कि नहीं मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है देना ही तो है, पेपर कर लेंगे, तो आप खुद सोचो, अगर आप बहुत एक्साइटेड हो KVS का पेपर देने के लिए तो आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होगी और आप अच्छा करोगे। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती देना है, किसी के दबाव में दे रहे हो, तो आप उसमें ऑब्वियसली आपका अराउजल, एक्साइटमेंट सब कम होगी वहां पर, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी भी वहां पर कम होगी। ये था सेकंड। उसके बाद है वाइकेरियस एक्सपीरियंस। वाइकेरियस एक्सपीरियंस, देखो वाइकेरियस मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने किसी और को देखा है किसी टास्क को करते हुए, और उस टास्क से उसको बहुत बेनिफिट मिला है। सपोज आपने मेरे को ही देखा है, मैंने KVS की प्रिपरेशन की, फिर उसमें भी सिलेक्शन लिया, फिर DSSB की उसमें, मतलब इन सब चीजों की आपको नॉलेज, आपने देखा कि भाई इस बंदे ने ये काम किया और इसको बहुत सक्सेस मिली और ये बहुत खुश है, इसे अपनी जिंदगी बड़े मजे से काट रही है। सो आपने किसी और को उस चीज का एक्सपीरियंस करते हुए देखा, तो आप उस चीज को बढ़ाएंगे, ठीक है। इससे भी आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो इंक्रीज होगी। सपोज आपने किसी को किसी टास्क में एफर्ट करते हुए देखा और उसमें सक्सीड होते हुए देखा, तो आपको लगेगा हम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस एक तरह से। आप डायरेक्टली उस एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, लेकिन आप दूसरों को देख के सीख जा रहे हैं, तो ये होता है वाइकेरियस एक्सपीरियंस। ये आपका थर्ड हो गया। उसके बाद हम लास्ट की बात करेंगे, तो लास्ट होता है सोशल परसुएशन। सोशल परसुएशन, PERSUASION, ठीक है। तो ये होता है सोशल परसुएशन।
मतलब देखो बेसिकली सोसाइटी से जब आपको कोई प्रोत्साहित करता है, आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है ना। अगर आपने मान लीजिए आपने अभी सीटेट क्लियर किया है, कोई आपको बहुत पॉजिटिव फीडबैक देता है कि वाह तुम्हारे इतने अच्छे नंबर है, तुम तो केवीएस भी कर सकते हो बिल्कुल आराम से, तुम DSSS भी कर सकते हो बिल्कुल आराम से। तो ये एक तरह से आपको किसी ने बोल दिया, सपोज मैंने बोल दिया है, किसी और ने, टीचर ने बोल दिया है, किसी रिश्तेदार ने बोल दिया, पेरेंट्स ने बोल दिया, तो इसमें इस केस में आपको क्या हो रहा है कि आपको जो है एक फीडबैक मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, और इससे आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर यही फीडबैक अगर नेगेटिव होगा तो आपकी सेल्फ एफिकेसी वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको, और नोट्स बना लेना भाई। ठीक है, हर चीज मैं लिख नहीं सकती हूँ, सो प्लीज गेट रेडी विद योर नोट्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द पॉइंट्स दैट अ टीचर शुड कीप इन माइंड व्हाइल डिस्प्लेइंग चिल्ड्रंस वर्क। तो जब अभी आप बच्चों के काम को डिस्प्ले कर रहे हो, जब बच्चे कार्ड्स बनाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं पूरे साल में, आप उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हो कहीं क्लास में, तो आप क्या पॉइंट ध्यान में रखोगे? डिस्प्ले शुड एनकरेज स्किल्स लाइक रीडिंग, लिसनिंग एंड लुकिंग, कि भाई डिस्प्ले से बच्चे पढ़ भी पाए, उसको लिसन भी कर पाए और देख भी पाए उसको। ऐसा ना हो कि आपने कमरा है, कमरे के सबसे ऊपर वाली मतलब बिल्कुल आप लेंटर के पास ही ले गए उस चीज को, नहीं, वो बच्चों के रीच में भी होना चाहिए, उसको बच्चे रीड कर सके, उसको देख सके, उसको सुन सके। Ensure that as far as possible all the children have something on display। और ये भी इंश्योर करो कि आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 में से 40 बच्चों का कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले आप करें। ओके, सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए वे टू प्रेजेंट न्यू लैंग्वेज ऑरली। अगर इनमें से कौन सा जो है एक नई लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का, मतलब ओरल तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका नहीं है? करेक्शन, ड्रॉइंग थ्रू द प्यूपिल्स, और यूजिंग ए मैस्कॉट। तो बेसिकली देखिए, आप बार बार करेक्ट उसको करेंगे तो वो एक अच्छा तरीका नहीं होता। आप कुछ बोल रहे हैं नई लैंग्वेज में, ठीक है, बार बार आपको कह रहे हैं नहीं ये तुमने गलत बोला, ये तुमने गलत बोला, तो बच्चा मतलब सोचेगा कि नहीं मैं नहीं बोल रहा बस। ठीक है, एक बच्चे ने एक सेंटेंस बोला, आपने 3-4 गलतियां उसी में बता दी, उसने दूसरा सेंटेंस बोला, आपने फिर उसको टोक दिया, तो बार बार करेक्शन करने से जो है आप उसको कामयाब नहीं कर सकते। ड्रॉइंग, पीपल्स और मैस्कॉट का यूज करके आप कर सकते हैं। मैस्कॉट मीन्स शुभंकर, जो देखे ना आपने, जैसे शेरा था, कॉमनवेल्थ गेम का होता है, ओलंपिक्स का होता है, इस टाइप से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक वी आर इन क्वेश्चन 4th, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू अकम्पनी स्टोरी डिस्प्ले वर्क। ठीक है, इनमें से कौन सा जो निम्नलिखित में से किसका उपयोग कहानी आधारित कार्य के साथ किया जा सकता है? ठीक है, अगर आप स्टोरी बेस्ड वर्क करा रहे हैं तो एनिमेटेड स्टोरी, यानी कि एनिमेटेड कहानी आपने देखी होंगी, कार्टून्स वगैरह ये सब एनिमेटेड होते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज, देखो डॉक्यूमेंट्रीज जो है, अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, अगर आपने देखी है तो हाउस ऑफ सीक्रेट्स, मतलब मैंने देखी थी वो, मतलब ट्रू स्टोरी पर बेस्ड थी, तो वो भी स्टोरी बेस्ड थी। इसी तरह से निर्भया जो कांड हुआ था उसकी एक डॉक्यूमेंट्री है। तो ये सब कहीं ना कहीं स्टोरी बेस्ड वर्क को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, दोनों चीजें ही। तो एनिमेटेड और डॉक्यूमेंट्रीज दोनों ही यहाँ पर ठीक होगी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सो आई थिंक सभी के ऑप्शन जो है वो ऑप्शन, मैंने आई थिंक 3rd क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग लेआउट इज अ पर्पज ऑफ विच लेवल राइटिंग एक्टिविटी। तो देखो राइटिंग एक्टिविटी जो है उसके कई लेवल्स होते हैं। पहले आप जो है वर्ड लेवल पर होते हो, फिर सेंटेंस लेवल पर होते हो, फिर टेक्स्ट लेवल पर, पैराग्राफ लेवल पर, इस तरह की राइटिंग की कुछ लेवल्स होते हैं। तो ये कहते हैं लेआउट को समझना, खाका जो है, खाका तैयार कर रहे हैं तो उसको समझने का पर्पज आपको कौन सी उस पे होता है? देखो सेंटेंस और वर्ड पे नहीं होगा, क्योंकि हम सेंटेंस में क्या खाका समझोगे आप सेंटेंस का, या वर्ड पे क्या समझोगे? अब बचा आपका पैराग्राफ लेवल और आपका टेक्स्ट लेवल। तो सबसे पहले आप पाठ स्तर पर लेखन करना सीखते हो, उसमें लेआउट सकते हो कि लेसन को किस तरह से अरेंज करना, उसका पूरा वो क्या है। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग तो बाद में आती है। सो ये आपका जो है ये आपका जाएगा ए आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सही। बेसिकली देखो टेक्स्ट लेवल पे जो आपके पूरा आपको लेआउट बनाना पड़ता है। ठीक है, आपका कहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होना है, आपको जिसमें टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक पीयर ट्यूटरिंग भी यहाँ पर हो सकती है। मतलब आप पीयर्स को या ग्रुप बना सकते हो 5 बच्चों का, और आप उनको कह सकते हो कि आपको पूरा एक लेआउट तैयार करना है, उसके बाद आपको टेक्स्ट लेवल पर राइटिंग करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, पैराग्राफ इज जस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, और उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट से वो कमतर कह सकते हो आप उसको। पैराग्राफ राइटिंग जो होती है वो आपकी 5 लाइन की एक पैराग्राफ की राइटिंग्स वगैरह होती है, बट टेक्स्ट लेवल पे आपका पूरा लेआउट तैयार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डिफाइन प्लान, प्लान को बताना है, योजना क्या होती है बेसिकली। कैरिंग आउट एक्टिविटी दैट विल इन्वॉल्व ए पर्टिकुलर टास्क, तो आप उस एक्टिविटी को करो, यानी कि उस गतिविधि को करना जिसमें विशेष कार्य शामिल हो। बेसिकली प्लानिंग नहीं होती, ये एग्जीक्यूशन होता है कि आप उसको कर रहे हो ना, एग्जीक्यूट कर रहे हो।
आस्क क्वेश्चन व्हाट डिड वी डू एट द लास्ट लेसन, या फिर ये क्वेश्चन पूछना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, पिछले पार्ट में हमने क्या किया, ये भी नहीं होती तो रिवीजन टाइप होता है। उसके बाद कंसोलिडेशन लैंग्वेज फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज बाय एक्सटेंडिंग एंड पर्सनलाइजिंग इट, पिछले चरण से समेकन भाषा को विस्तारित करना, निजीकृत करना, ये इलैबोरेशन हो गया एक तरह से। प्रोवाइडिंग ए कंटेक्स्ट फॉर द एक्टिविटी, या फिर एक एक्टिविटी के लिए कंटेक्स्ट तैयार करना है ना, प्लानिंग यहीं पर होगी। आपको यही नहीं, आप प्लान क्यों कर रहे हैं, मतलब कुछ तो प्लानिंग होगी ना। सपोज मेरे को वेडिंग प्लानिंग करनी है तो मेरा कंटेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे वेडिंग का होगा, वो एक कंटेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगर मेरे को एक बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करनी है तो मेरा कंटेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बर्थडे पार्टी है, तो बेसिकली यही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज इंक्लूडेड इन कल्चरल इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड थ्रू द स्टोरी बुक्स। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है मतलब कहानी की किताबों के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली सांस्कृतिक जानकारी में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शामिल है। इसमें व्यवहार शामिल है या ऐतिहासिक है। सो सांस्कृतिक कल्चरल रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन है, तो इसमें हिस्टोरिकल आ जाएगा, बिहेवियरल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली 2 यस 7th का आ जाएगा आपका ए यहाँ पे, ठीक है। स्टोरी बुक्स के थ्रू करना है तो स्टोरी बुक्स में आपको हिस्टोरिकल चीजें मिलेंगी, ठीक है, जो कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे बिहेवियर नहीं आएगा। बिहेवियर जो है वो आपका कहीं ना कहीं प्रेजेंट में पर्टिकुलर इंसान से या उनसे रिलेटेड होता है, लेकिन जब आप वो कर रहे हो तो हिस्ट्री में आपको बेसिकली एक स्टोरी बुक्स आप वहां पे बना सकते हो। विच द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी होती है, यानी कि संज्ञानात्मक रणनीतियां। क्लासिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, बिल्कुल दोनों ही ठीक होंगी। क्लासिफाई करना भी आपके एक कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग की जरूरत होती है। उसके अलावा प्रिडिक्ट करना भी, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, वो भी अपने आप संज्ञान से ही लगाते हैं, तो दोनों ही ठीक होंगे। ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है which guideline does not suggest what can be done to make a story more accessible। कौन सा दिशा निर्देश यह नहीं बताता कि कहानी को अधिक सुलभ बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। मतलब इनमें से कौन सा है जो नहीं बता सकता कि भाई आप स्टोरी को कितना ज्यादा और सुलभ बना सकते हो। लेंथ ऑफ वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, ग्रामर, स्टोरी लेंथ। सो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सोचो और दो एक बार जवाब। देखो यहाँ पर होगा ए, लेंथ ऑफ वर्ड्स। अब कोई वर्ड कितना बड़ा है, कोई वर्ड 5 लेटर का यूज कर रहा है, जैसे इसी में देख लो ये गाइडलाइन कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इससे फर्क पड़ेगा आपको किसी भी स्टोरी में कि एक वर्ड कितना है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो यही ठीक है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। आइडियाज किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसका फर्क पड़ता है स्टोरी पर। ग्रामर का फर्क पड़ता है कि आपकी अगर ग्रामर गड़बड़ होगी तो फिर समझ में नहीं आएगी। स्टोरी लेंथ, स्टोरी कितनी बड़ी है, अगर छोटी है, बड़ी है, बीच साइज की है। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटी स्टोरी चाहिए होती है, बड़े हैं तो थोड़ा नॉवल देखो कितनी बड़ी बड़ी होती है। तो स्टोरी की लेंथ तो बिल्कुल डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ वर्ड डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन वन असेस हिज स्किल्स एज ए स्टोरी टेलर। अगर आप एक स्टोरी टेलर हो, आपको कहानियां सुनाना पसंद है, तो आप किस तरह से अपने स्किल्स को असेस कर सकते हो, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। रिहर्स रीडिंग द स्टोरी अलाउड सेवरल टाइम्स, तो आपको मतलब अभ्यास करना चाहिए उस स्टोरी को जोर जोर से पढ़ने का। लिसन टू ए रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टोरी इफ पॉसिबल फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू रीड इट, मतलब कुछ रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हो जिससे कि आपको ये पता चले कि भाई किस तरह से इसको रीड करना है या करना है। तो देखो दोनों ही हेल्प करेंगे। रिहर्सिंग बहुत जरूरी है। स्टोरी टेलिंग में जो स्टोरी टेलर होता है उसको लाउड होना ही पड़ता है। सपोज आप एक 40 बच्चों की क्लास में स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, आप भले ही उनको सर्कल में बिठा रहे हैं, बेसिकली स्टोरी टेलिंग सर्कल में बिठाकर करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। आप बीच में हैं, आप पूरे हाव भाव से उसको करेंगे, आप एकदम से इंटोनेशन का यूज करेंगे, एकदम से आप लाउड हो जाओ, एकदम से स्लो हो जाओ। तो रिहर्सल बहुत जरूरी होती है स्टोरी के लिए। हम कहते हैं जब भी हम नाटक करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, डायलॉग्स की रिहर्सल करते हैं, इसी तरह से स्टोरी टेलिंग में भी आपको डायलॉग्स का रिप्रेजेंटेशन तो करना ही पड़ता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हो कि किस तरह से पढ़नी है, ये सारी चीजें मतलब गलत नहीं है इसमें, जब हेल्प करती है। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। सो गाइज ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि प्रेषणशील भाषा शिक्षण। अब मैंने आज लैंग्वेज का टॉपिक इसीलिए लिया है क्योंकि लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो देखिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक न्यू अप्रोच है लैंग्वेज टीचिंग को लिए, ठीक है। देखो आपने सुना होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, जहां पर ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी कि बहुत ही पारंपरिक तरीका है लैंग्वेज टीचिंग सिखाने का। यानी कि भाषा शिक्षण जब हम करते हैं तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बहुत फेमस भी है। बेसिकली यहाँ पर हम करते क्या थे,
हमने एक सेंटेंस लिया, हमने ग्रामर्स के रूल्स सिखा दिए। रूल्स बहुत ही फिक्स्ड होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। रूल सिखा दिया आपने वोकैबुलरी दे दी बच्चों को, मतलब आपने जो एक लिस्ट दे दी कि भाई ये वोकैबुलरी आपको डेली रटनी है, इसी को यूज करना है, और फिर आप इसी ट्रांसलेशन मेथड की एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं बच्चों को ताकि वो लैंग्वेज सीख जाए। सपोज आप हिंदी में हैं तो हिंदी के आपने सेंटेंस दिए जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के आपने रूल सिखा दिए, ग्रामर की बुक्स रटवा दी कि ऐसे ऐसे आएगा, और अब आप कहो कि नहीं भाई एक एक सेंटेंस देंगे, आप इसको ट्रांसलेट कर करके दिखाओ, तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ही आपकी एक ट्रेडिशनल अप्रोच आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक ड्रिल पे ज्यादा फोकस किया जाता था। ड्रिल मीन्स कि आप बस रटो, आप करो, मतलब रटो और लिखो, ट्रांसलेट करो इस चीज को, है ना। मतलब आपकी कॉम्पिटेंसी इससे इंक्रीज होगी या नहीं इंक्रीज होगी, इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। बेसिकली यहाँ यही माना जाता था कि भाई ठीक है, आप ग्रामर का ट्रांसलेशन करके किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो। लेकिन जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है ये इसका उल्टा है थोड़ा सा। बेसिकली ग्रामर तो यहाँ भी यूज होगी, लेकिन ये कहता है कि जो लैंग्वेज का जो प्राइमरी टास्क है, ठीक है, प्राइमरी टास्क क्या है आपका, कम्युनिकेशन, यानी कि आपका प्राइमरी टास्क जो है वो संचार है। कम्युनिकेशन मतलब संचार करना है। भाई हम भाषा का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें आपस में बात करनी है। मैं आपसे यहाँ पर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, यानी कि मैं जिस भी लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ आप उसको ग्रैस्प कर पाए। अगर मैं आपको अपनी बात समझा ही नहीं पा रही हूँ, अगर मैं अटक अटक के आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू एक एक सेंटेंस कन्वर्ट कर करके बोलूं तो उससे आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये है कि जब हम आपस में एक पर्सन से दूसरे पर्सन से बात करते हैं तो क्योंकि हम भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, तो हमें एक दूसरे की बात जो है समझ में आनी चाहिए, है ना। अगर समझ में नहीं आएगी तो लैंग्वेज का रोल जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर आपको ट्रांसलेशन करनी आती है लेकिन आपको फ्लुएंटली बात ही नहीं करना आता है बेसिकली, तो कोई रोल ही नहीं है। तो बेसिकली जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसका प्राइमरी फोकस है कम्युनिकेशन पर, कि लैंग्वेज का जो मेन पर्पस होता है वो कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। सो ये है कि ये बेसिकली कम्युनिकेशन पर ध्यान देता है। उसके बाद ये है कि बच्चे जो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस लेकर आए, बेसिकली प्रेषणशील उनके अंदर क्षमताएं विकसित हो कि भाई वो बात करने में सक्षम हो। अगर मैं इंग्लिश भी सिखा रही हूँ आपको, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने ट्रांसलेट कर दिया, आपने एक सेंटेंस बोला इसको ट्रांसलेट करके लिखो, चलो ठीक है, बच्चे ने सोचा और लिख दिया। नहीं, आप यूज करें इस लैंग्वेज को बोलने में। भले बच्चा स्टार्टिंग में गलत करेगा, आप थोड़ा इंग्लिश में बोले, वो थोड़ा इंग्लिश में बोलेगा, इस तरह से। तो जितना ज्यादा बच्चा उस लैंग्वेज को यूज करेगा, बेसिकली उसको यूज करना है बोलने में, कम्युनिकेट करते वक्त, तो ये है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। और एक बिल्कुल नई अप्रोच है। नई क्या कह सकते हो आप, ये कह सकते हो कि ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, और इसमें बेसिकली हम रियल लाइफ सिचुएशन की हेल्प बहुत अच्छे से ले सकते हैं, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ऐसा बहुत कम स्कोप था। यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशंस का हम यूज करेंगे। हम बच्चे से पूछ सकते हैं, अच्छा आज आपने क्या खाया, आप इंग्लिश में पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट डिड यू ईट टुडे। तो इस तरह से आप उससे बात कर सकते हो, वो भी कुछ इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेगा, तो बेसिकली कम्युनिकेशन इससे बढ़ेगी। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है ये मेथड है बेसिकली जो कम्युनिकेशन पर फोकस करता है और कहता है कि भाई ठीक है, बच्चे को यूज करवाओ उस लैंग्वेज को। उसको जरूरी नहीं है कि आप उसको ट्रांसलेशन पे ध्यान दोगे या फिर उसको मतलब रटवाओगे, चीजों रटवाने नहीं है, बल्कि उसको यूज कराना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज को सीख पाए। अब यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है। ऑब्वियसली ग्रामर नहीं आएगी तो आप सीखेंगे कैसे, लेकिन बस यहाँ पे ये है कि जो भी आप सीख रहे हैं उसको बोलने में प्रयोग करें। सो यहाँ पे कुछ एक आधी एबिलिटीज हैं जो विकसित करनी चाहिए आपको। सबसे पहले आपको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी ही उसके अंदर लानी पड़ेगी। बेसिकली लिंग्विस्टिक आप इसको कह सकते हैं एबिलिटी, द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सो आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की, आपको वोकैबुलरी की नॉलेज होनी चाहिए, पर रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आई है तो आई के साथ आप एम यूज कर रहे हैं, और फिर आप पूछ सकते हो जैसे हु आर यू, बच्चे कहेंगे आई एम ए गर्ल, ठीक है। इस तरह से इसका आपको प्रयोग करवाना है तो ही शी इट इन शब्दों का यूज करवाओ, 2-3 बार उनसे लैंग्वेज भूलवाओ, आपस में बात करवाओ। तो इस तरह से आपको क्रिएट करना है। तो लैंग्वेज जो आपकी ग्रामर है, वोकैबुलरी है, वो आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद ये सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करता है। सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करता है। सोशल लिंग्विस्टिक बेसिकली आपका सामाजिक भाषिक जो कॉम्पिटेंस है उसकी बात करता है, यानी कि द एबिलिटी टू से द अप्रोप्रिएट थिंग इन ए सर्टेन सोशल सिचुएशन। यानी कि अगर आपके सामने कोई सोशल सिचुएशन है, सपोज आप स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में आप अलग तरीके से बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ आप घर में हैं
अपने होम में हैं तो आप होम में अलग तरीके से बात करेंगे। तो ये सोशल सिचुएशंस है, स्कूल की सिचुएशन अलग है, होम की अलग है, फिर कोई आपके मामा मामी कोई आए हैं उनके साथ आपकी इक्वेशन अलग है, फ्रेंड्स के साथ आपकी इक्वेशन अलग है। तो इन सभी सोशल कंटेक्स्ट में अलग अलग तरीके से लैंग्वेज का यूज करना, इसको हम बोलते हैं सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो ये भी बच्चे के अंदर डेवलप करना जरूरी है। ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की एबिलिटीज बता रहे हो जो बच्चे को आनी चाहिए। ओके, चलिए 2 हो गए। अब उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड बेसिकली आपको हो सकता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस बेसिकली इसका मतलब क्या है? डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि जब आप बातचीत करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको कहाँ पे रुकना है, आपको कहाँ पर एंड करनी है अपनी कन्वर्सेशन, और ये बहुत ही एक स्मूथ प्रोसेस में होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करी तो मुझे पता है कि कहाँ मेरे को पोज देना है, कहाँ मेरे को रुकना है। अगर मैं लाइव आती हूँ या फिर चलो लाइव छोड़ दो, अगर मैं डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट करती हूँ तो मैं आपसे हेलो करूंगी, हाय करूंगी, फिर आप भी बोलेंगे, तो मुझे पता है कि आपको भी बोलने का मौका देना है मुझे, और आपको भी ये बात पता है कि कहाँ पर आप रुकेंगे, कहाँ पर मैं रुकूंगी, कहाँ पर हम दोनों अपनी कन्वर्सेशंस को जो है एंड करेंगे। तो ये सब डिस्कोर्सेस के अंदर आता है। मतलब ये एक समझ होती है आपके अंदर लैंग्वेज की, और ये यूज करने से ही आएगी। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही स्मूथ और कंसिस्टेंट प्रोसेस में होना चाहिए। अगर आप रुक रुक कर पोज ले रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। जैसा कि ऑब्वियसली जब हम फ्लुएंट नहीं होते इंग्लिश में या किसी और चीज में, तो हम इस दूसरी लैंग्वेज में तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मैंने 2 लाइन इंग्लिश में बोली, फिर किसी ने कुछ और बोल दिया, किसी फ्लुएंट स्पीकर से हम बात कर रहे हैं जो इंग्लिश में अच्छे से बात कर रहा है, और हम एकदम से 2 लाइन बोलते हैं, फिर उसने कुछ और पूछ लिया, अब हमें सेंटेंस बनाना ही नहीं आ रहा, तो वो होता है। तो मतलब वो भी फ्लो में आपको आना चाहिए। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ आप रुक रहे हैं, कहाँ नहीं। फिर होता है स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस, यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। बेसिकली स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस का मतलब है द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड रिपेयर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स। यानी कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी भी बनानी है कि अगर आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे, है ना। ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का ये भी एक एबिलिटी होती है। सो मैंने आपको इसकी 4 एबिलिटीज बताई, प्लस ये बता दिया है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती क्या है। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप यूं नहीं होगा कि हाँ हमें तो पता ही नहीं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है। ओके, सो ये थी आपकी आज की छोटी सी टॉपिक की क्लास। सो चलिए गाइज, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा बढ़ाओ भाई चैनल को, ठीक है, ताकि हम बढ़े और आप भी बढ़े साथ साथ। दोनों मिलके बढ़ेंगे तो अच्छा होगा, कदम कदम मिलाए जा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।